परिवार नहीं दिया जाता। परिवार तो परिवार होता है। इन 10 सालों में मेरा प्रयास रहा है, शायद आपने अनुभव किया होगा कि मैंने कभी किसी चीज की घोषणा नहीं की। मेरा प्रयत्न रहा है कि बड़ी से बड़ी परियोजनाएं जीवन में आए और एक मेरा इतिहास बनाने का भी संकल्प था। जिस जनपद ने देश के लिए सरकार भले अपनी हो फिर भी मेहनत करनी पड़ती है और कोई भी परियोजना आती है तो बिना संबंधों के नहीं आ सकती। मैं किसी सांसद या किसी के ऊपर न मेरी आदत है टिप्पणी करने की मैं कभी करती हूँ। जो भी रहा होगा अपने स्तर से प्रयास किया होगा, जो भी मैंने करने का प्रयास किया, मुझे महसूस हुआ कि इस जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत आवश्यक है। सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, फिर बनती हैं, लेकिन ऐतिहासिक जनपद, गवा की धरती, शहीदों की, वीरों की आध्यात्मिक धरती, वो जिला पिछड़ी श्रेणी में गिना जाए तो मुझे कष्ट भी होता था। इस जनपद को हम विकसित कैसे बनाएं? सबसे पहले मैंने संकल्प लिया कि कैसे भी हो जिले में मेडिकल कॉलेज आए जिससे हमारे जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो और बच्चों के पढ़ाई के लिए भी, जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गांव गरीब का साधारण व्यक्ति अपने बच्चों को मेडिकल लाइन में नहीं ले जा सकता। वो आपके सामने है, हमारे अमर शहीद योद्धा सिंह लटिया ठाकुर दरियाव सिंह जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज से पहला बैच निकल चुका है। 19 में लोगों ने कहा था कि 7 दिन का ये चुनावी शुरू छोड़ा है, मेडिकल कॉलेज नहीं बनने वाला। और मेरी आदत है, जब तक स्वीकृत नहीं हो जाता, पैसा रिलीज नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी काम की चर्चा नहीं करती हूँ। दूसरा विषय, मेरे पास लोग आते थे कि हमारे बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाए, और वो भी कानपुर में, हमारे जिले में नहीं था। उसके लिए भी लग करके तत्कालीन शिक्षा मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी से बैठ करके मैंने कहा कि मेरे जिले के लिए केंद्रीय विद्यालय चाहिए। और वो भी आप देख रहे हैं कि आज 4-5वां साल हो गया, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय बना हुआ है। आप सब यहाँ के नागरिक हैं। आज के 30-35 साल पहले स्वर्गीय वीपी सिंह हमारे जिले के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने सिविल लाइन का शिलान्यास किया था कामेश्वर मंदिर के पास। कारण क्या है? शायद मुझे लग रहा है कि प्रदेश में सरकार न होना वो भी बहुत मायने रखता है। नहीं हो पाया, उन्होंने प्रयास किया। मुझे लगा कि हमारे जनपद का सबसे बड़ा नर्क रहता है, बिना बरसात के गलियों में पानी भरा रहता है। उसके लिए लेकर के 2014 से जब तक स्वीकृत नहीं हो गया, तब तक मैं उसके लिए लगी रही हूँ। शायद जब वो स्वीकृत हुआ था, मीडिया के सामने मैं रूबरू हुई थी और उसमें पुस्तक बन गई थी। इतना पहल करते करते आज जब मैं आपके बीच में 24 में चुनाव में जा रही हूँ, उसका प्रोजेक्ट पूरा तैयार है। 400 करोड़ जिले में पैसा आ चुका है। और मैं मानती हूँ कि सिविल लाइन बनने के बाद जो गलियों में नर्क रहता है, वो एकदम 2 साल के अंदर अंदर आपको बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा। दूसरा विषय था, शहरों में देखते थे पाइपलाइन से गैस पहुंच रही है, हमारे अध्यक्ष के घर में भी पहुंच रही होगी। तो मेरा प्रयास था कि हमारे जनपद में क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हमारी महिलाओं को सुविधा दी जा सकती। हमने उसके लिए प्रयास किया और आज काफी घरों तक पाइपलाइन से गैस पहुंच रही है। एक विषय और था, जब मैं 14 में चुनाव जीत करके आई थी, हमारे जिले में कहीं भी एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती थी
तो उसको एक्सरा करवाने कौशाम्बी जाना पड़ता है, और एक साधारण आदमी कौशाम्बी जाए, वहाँ लाइन लगाए, ये भी दिक्कत थी। छोटी छोटी बातों का मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी। तत्काल मैंने जो सांसद विकास निधि होती है उससे पैसा देकर के तत्काल इस एक्सरे मशीन लगवाई। फिर सिटी स्कैन की नौबत आई कि सर में कोई दिक्कत है, 5,000 10,000 से नीचे सिटी स्कैन नहीं होता है। उसके लिए मैंने पहल किया और CSR फंड से आज आप देख रहे हैं कि 5 रुपया में आपकी सिटी स्कैन हो जाती है। अभी एक मशीन फतेहपुर अस्पताल में और लगने जा रही है जो 10 करोड़ की लागत की है। आप उस मशीन में खड़े होंगे, 15 मिनट में आपको बता देगी आपके शरीर में कौन कौन मर्ज है, कौन कौन तत्व की कमी है। ये आपके सदर अस्पताल में लगने जा रही है। ये 10 करोड़ की लागत की मशीन बनेगी है। तो मेरा फोकस स्वास्थ्य पर रहा है। जब कोरोना आया, शायद आप सबको अवगत होंगे कि कोरोना के समय जब पूरा देश या विश्व अपने घरों में था, उस समय कोविड के समय में अस्पताल में खड़ी होकर अधिकारियों को मैंने एक ही बात कही थी कि अनावश्यक किसी के घर में सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए, और मिलेगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जिसको जरूरत होगी कोविड के समय हम ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाएंगे। 15 दिन लगातार मैं अस्पताल में खड़ी रही। इसका परिणाम हुआ कि कोविड मुझे हुआ, 18 दिन मुझे खुद एडमिट होना पड़ा। तो मेरे लिए जन सेवा सबसे प्राथमिकता थी। हमारे जनपद के घाट तो भी आज अमावस्या है, इसलिए मुझे घाटों की सबसे जरूरी करना चाहिए। 6 घाट ऐसे थे कि लोग जाते थे, नहाने की जगह नहीं होती थी। तो 6 घाट 5-5 करोड़ की लागत से आपके घर के तैयार है। चाहे आदमपुर घाट हो, चाहे रामचंद्र घाट हो, ऐसे कई घाट बने हैं। एक और क्योंकि जब मैं प्रेम नगर गई तो वहाँ लोगों ने कहा कि दाह संस्कार करते हैं, गंगा जी में बहा देते हैं। वो दाह संस्कार का 5 करोड़ की लागत से वो भी बना गया है। मेरा प्रयास रहा है 10 सालों में जनपद की सूरत बदले। आपको जो शहर में नज़ारा दिख रहा है, चौड़ी सड़कें, जलती हुई जगमगाती हुई लाइटें, ये भी अमृत योजना के अंतर्गत पैसा आया था, जिससे शहर का कायाकल्प हुआ है। दूसरा, गांव की सड़कें बहुत खराब थी, अभी कुछ सड़कें बची है, नहीं कहते कि सारी पूरी हो गई, लेकिन इतनी स्थिति खराब थी कि चलने में सड़कें नहीं थी। इन 10 सालों में 1350 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना में लेकर के आई हूँ। आज कई जगह आप देख रहे होंगे कि हाईवे को मार्क कर रहे हैं, ऐसी सड़कें नहीं है। तो मेरा प्रयास था, हमारे बच्चे आते थे पासपोर्ट के लिए, दलालों के चक्कर में पड़ के उसको पासपोर्ट बनवाना पड़ता था। पासपोर्ट ऑफिस आके सीधे गांव जनपद में लगते था। हमारे पूरे देश में 500 रेलवे स्टेशन चयनित थी अमृत योजना के अंतर्गत, जिसमें आपकी रेलवे स्टेशन आप दक्षिणी साइड देखते थे, वीरान पड़ा हुआ था। वो स्टेशन बनने के बाद दक्षिणी साइड, पूर्वी साइड पूरा का पूरा कायाकल्प हो रहा है। और मुझे लगा कि जब बन के तैयार होगा तो स्वच्छ सीढ़ी भी होगी, लिफ्ट भी होगी, तो पूरी की पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी समस्या गाजीपुर विजयपुर मार्ग की थी, और वो 35 साल से नहीं बनी थी। 35 करोड़ रुपया पहले आया था, जिसमें 24 करोड़ हमने शिफ्ट हुए, 90 करोड़ अभी आया है, जिसमें बहुत तेज गति से काम शुरू है। वैसे मुझे लग रहा है कि जनपद की कुछ ही सड़कें बची होंगी, दरगाह वाली में भी काम शुरू हो गया है। आप कभी हुसैनगंज से हर गाँव जाते होंगे तो कितनी छोटी सड़क थी, खराब सड़क थी, आज आप जा रहे होंगे तो लग रहा होगा किसी हड्डी लेकर रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहा इस जनपद को अच्छी से अच्छी सड़कें, अच्छी व्यवस्था। हाँ, एक गलती मेरे से हुई, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, उसको गलती माने या मेरा स्वभाव माने, और मैं कभी वो कर भी नहीं सकती, मेरे नेचर में माने, क्योंकि मैं लीडर नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं संत हूँ और मोदी जी की टीम की एक सिपाही हूँ। इसके रहते काम किया है। और आगे का जो आपका एक और जानकारी दे दूँ, हमारे यहाँ ITI
जमिया मसदे की जैसे पड़ी हुई थी, जहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं हर तरह की। उसके लिए भी 11 करोड़ रुपया ला करके उसका भी जीर्णोद्धार करवाया, निर्माण कार्य चल रहा है। और ITI रोड वाले में भी फिल्म देखी होगी, तो भी 11 करोड़ से बन रही है। एक औंध के पास खतरा में, वहाँ भी 11 करोड़ से ITI बन रही, जो हमारे बच्चों के प्रशिक्षण के लिए होगा। कई बार सबको जानकारी नहीं होती कि हमने क्या किया है। ये मीडिया के सामने आना जरूरी है कि दैनिक जागरण बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, और दैनिक का मतलब है रोज, और जागरण हमारे यहाँ कहा गया उत्कृष्ट जागृत प्राप्त बरान निबोधक, उठो जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो। तो दैनिक जागरण हमेशा पूरे देश में चलती है, और देश में ही नहीं, मुझे महामहिम क्योंकि अपने भारतीय जो बाहर रहते हैं उसको मंगवाते हैं। मैं सर्बिया गई, तो सर्बिया में स्वाभाविक है, तो मैंने कहा भाई हिंदी का कोई पेपर हो तो लाइए, क्योंकि आपकी भाषा का पेपर हम नहीं पढ़ सकते हैं। वहाँ मैं राष्ट्रपति जी के साथ मेरा टूर था, तो वहाँ भी मुझे दैनिक जागरण पढ़ने को मिला। तो मुझे गर्व हुआ कि हमारे प्रदेश का, हमारे देश का दैनिक जागरण सर्बिया का छाया हुआ है। तो मुझे अपने देश को सब जगह की खबरें मिलती हैं, तो मैं दैनिक जागरण की बहुत आभारी हूँ। और मेरा जो आपने जो सवाल किए कि आगे का रोड मैप क्या है, एक और जानकारी दे दूँ, क्योंकि ये जनपद पिछड़ा हुआ जनपद था, 112वां स्थान था पूरे देश में। आज ये हमारा जनपद 5वें स्थान पे आ गया है। इतनी विकास करने सराहनीय है। एक सवाल विपक्ष घूम घूम करके कह रहा कि मोदी जी आएंगे तो गरीबों की जमीन कब्जा कर देंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को बिना पैर की बात करना उचित नहीं है। मोदी जी किसी की जमीन नहीं हड़पेंगे, सरकार किसी की जमीन नहीं हड़पेगी। विपक्ष कह रहा है मोदी जी संविधान खतरे में है, संविधान को खत्म करने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान हमारे देश का संविधान है। उस संविधान को सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई 100 जन्म लेकर के आएगा तो भी संविधान को खत्म नहीं कर सकता। ये विपक्ष जिस तरह से बिना पैर बिना हाथ की सुरूर फेंक रहा तो इसको बहुत लगनी चाहिए। अब मोदी की जमीन गरीबों में क्यों कब्जा करेंगे, क्यों करेंगे भाई? अभी आपके पास में बड़ी फैक्ट्री सीमेंट की लग रही है चौड़ागढ़ के पास, वही यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। 1200 पर डे ट्रक सीमेंट निकलेगी तो रोजगार कहाँ के बच्चों को मिलेगा? ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं, छोटे काम तो होते रहते हैं, लेकिन बड़ी परियोजनाएं मैंने जिले में लाने का प्रयास किया है। आपकी बहन आपके पास है और आप गर्व से कह सकते हैं मेरे श्रोता बंधुओं कि आपकी सांसद के ऊपर एक चमत्ती का कोई आरोप नहीं लगा सकता, किसी की जमीन हड़पने का आरोप नहीं लगा सकता। जो कीटो धरदीनी चदरिया कबीर दादी ने कहा कि राम नाम ये चारा रोड़ी है, तो जो कीटो धरदीनी चदरिया जनता जनादेश देती है। तो मैं क्योंकि घोषणा नहीं करती हूँ, लेकिन अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करूंगी, जो अभी तक 10 साल में किया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जितने विकास कार्य आपने गिनाए वास्तव में वो सभी लोग स्वीकार भी करते हैं, महसूस भी करते हैं। कहते हैं काला कपड़ा पहने व्यक्ति में कितनी भी छीट पड़ जाए नहीं मिलेगी, लेकिन जो सफेद झट सफेद पहना है एक भी छीट दूर से नजर आ जाती है। मुझे लगता है ऐसे ही कुछ है, और ये जनता दिल मांगे मोर वाली है, तो ये कुछ ज़्यादा ही चाहती है। कुछ आकांक्षाएं जरूर रह गई होगी, उन्हीं आकांक्षाओं को हम सवाल जवाब के रूप में लेंगे। जिसके भी जो सवाल हैं, पहले अपना नाम बताएगा, परिचय बताएगा, और उसके बाद दीदी से जो भी प्रश्न पूछना है पहले से आपको जवाब दे देती हूँ, क्योंकि आप आगे रोड मैप क्या है। मेरी इच्छा है, मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय का कुछ बने, इसके लिए प्रयास करेगा। मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे बार काउंसिल के जो अध्यक्ष भी हैं वो अगर कुछ पूछना चाहें तो सबसे पहले
आदरणीय जो कि सनातनी आस्था एवं सत्ता के केंद्र बिंदु में आप स्थापित, जनपद के विकास के संबंध में आपने स्वास्थ्य, सड़क, घाट तथा गैस एवं विभिन्न मुद्दों पर आपने अपनी बात रखी और जो आपके द्वारा इन 10 साल के बीच में कार्य कराए गए उनके संबंध में भी आपने बात रखी। लेकिन एक बिंदु आपसे छूट गया और वो बिंदु व्यक्तित्व के वर्तमान समय में और आने वाली पीढ़ियों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जा रहा हूँ कि हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जो विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय थे। आज वर्तमान समय में हमारे देश में 100 विश्वविद्यालयों में 99वें स्थान हमारे किसी विश्वविद्यालय का नहीं है। ये गंभीर चिंता का विषय है और वर्तमान समय में आप हमारे फतेहपुर के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या आपके मन में विचार है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी संबंधित हैं आप और आप बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो हमारा जो गांव है वो धीरे धीरे गांव की जो मूल संरचना थी वो खत्म होकर के मूल जो वहाँ का व्यक्तित्व था वो वहाँ से निकल करके शहरीकरण में लिप्त होता चला जा रहा है। गांव खंडहर होते चले जा रहे हैं। तो क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके पास है, तो ऐसी कौन सी योजना है जिससे हमारे ग्राम जो अपनी शुद्धता को, अपनी संपन्नता को, अपनी समृद्धता को, अपने गणतंत्र की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अतीत से आकर जाने जाते रहे हैं। अंग्रेजों ने कई लेख लिखे कि जब तक हिंदुस्तान की ग्रामीण गणतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक इस देश को लंबे समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये मेरे मन में जहन में एक सवाल है कि ग्रामीण को जो गाँव की जो संरचना थी उसको मूलभूत ढांचे में लाने के लिए आपके मंत्रालय के द्वारा, आपके द्वारा क्या उपाय किए जाए? आपने ठीक सवाल किया है। मैं हमेशा बोला करती थी, अभी भी बोलती हूँ, उजड़ते गांव बिगड़ते शहर। गांव की आबादी जब शहर की ओर आती है तो शहर का भी संतुलन बिगड़ता है। कारण इसका ये रहा, जो सुविधाएं शहर में मिल रही हैं वो सुविधाएं गांव में नहीं थी। इसी जनपद में 5000 ऐसे मंडल और ग्राम पंचायतें थी। ना तो सड़कों से जुड़े थे, ना ही लाइट थी। व्यक्ति के मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क, यही व्यक्ति के जीवन के लिए, गांव के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। मैं जब सरकंडी गई तो सरकंडी के लोगों ने कहा, दीदी यहाँ लोगों ने अपनी बेटियों की शादी करना मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले सड़क नहीं है। थी भी नहीं, लाइट भी नहीं थी, सड़क भी नहीं थी। लेकिन आज आप यदि जाएंगे सरकंडी तरफ तो आपको लगेगा कि हम किसी कस्बे की तरफ जा रहे हैं। इतनी चौड़ी सड़क, और आज के डेट में कोई भी मजरा विद्युतीकरण से नहीं बचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन गांव में होती है उसका स्तर बहुत खराब था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन विद्यालयों का कायाकल्प योजना के अंतर्गत कायाकल्प भी किया और वहाँ अब बच्चों को लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जनपद में जो बच्चे आज पिछले में एक गाँव शिक्षा में ये जो घटना चल रहा है ये राजनैतिक कारणों से एक। दूसरी बात ये, अखबार में नारी सम्मान की बहुत और उसी अखबार में नारी ही की बखिया उधड़ी जाती। तो ये जो विरोधाभासी व्यवस्था चल रही है इसके पीछे क्या है, इसका राज क्या है? इन सब बातों में आप कुछ अपनी कमेटी में और अपने नेताओं के बीच में बात करके कर सकते हैं। मोरम का काम, गांव वाले का काम, तो कुछ अधिकारी इसमें बाबू जी एक ही पूरी बात और लोगों को भी और लोगों को कभी मिल के बता देना। आज मीडिया का सवाल है ऐसा ना। देखिए इसमें कहीं ना कहीं ये हमें इसमें कहीं ना कहीं यहाँ सारे संभ्रांत लोग बैठे हैं। कहीं ना कहीं परिवार में जो संबंध बच्चे और माँ बाप के बीच में होना चाहिए उनमें कमी होती है। देखिए मैं आज मैंने सांसद विभाग में तो हम आज
इस चर्चा में जुड़ेंगे कि 10 वर्षों की नीति की उपलब्धियां और आगामी 5 वर्ष जो यदि जनता ने आपको कार्य करने के लिए दिए तो उसका रोड मैप, उसका एजेंडा क्या होगा। सर्वप्रथम इस पर चर्चा हो, बातचीत हो। मैं चाहूंगा हमारे दैनिक जागरण के इस जनपद के ब्यूरो प्रमुख आदरणीय गोविंद दुबे जी भाई साहब को कि आप बुके भेजकर दीदी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए। कि आपका जो रोड मैप है जनता ने ये जो अवसर दिया और मुझे विश्वास है कि जरूर अवसर देगी जनता, आपको बहुत प्रेम करती है, अवसर अवश्य देगी। तो अपना आने वाला जो समय है उस 5 वर्षों का रोड मैप एजेंडा हम सबके सामने अगर प्रस्तुत करें तो बड़ी कृपा होगी। आदरणीय निरंजन ज्योति। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण की आभारी हूँ कि आपके बीच में मुझे 10 साल का अपना रिकॉर्ड रखने के लिए अवसर दिया। जैसे बच्चा साल भर पढ़ता है फिर उसको परीक्षा में बैठना होता है। 10 साल आपके बीच में रह के जो काम किया है और वो मेरी परीक्षा है, उस परीक्षा में आपके बीच में बैठी हूँ। इसके लिए दैनिक जागरण के पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। एक भाई के गार्जियन की तरह मुझे बहन को यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। ये बात सही है, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए 10 साल काम करते हुए बेदाग रहना ये आप सबके कारण हो रहा है। इसके लिए